Hello everyone and welcome to All You Need to Know. Today I will tell you all you need to know about Napoleon. इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई विल आस्क यू टू गो चेक देम आउट. ओके, स्टार्ट करते हैं. नेपोलियन पैदा हुआ था कोर्सिका में, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है मेडिटेरेनियन में, जो कि फ्रांस के अंडर आता था. एंड नेपोलियन पहली बार पिक्चर में कब आए? ही वॉज इन द मिलिट्री. एंड 1795 में जब फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन रूल कर रहा था, नेशनल कन्वेंशन से पावर छीनने के लिए जो रॉयलिस्ट थे, जो पुराने किंग्स थे, उनके सपोर्टर जो थे, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और नेशनल कन्वेंशन पे अटैक करने के लिए पेरिस में पहुंच गए. उस टाइम पे नेपोलियन वहाँ पे एज अ मिलिट्री ऑफिसर पोस्टेड थे और उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी टैक्टिक्स का यूज़ करते हुए उस क्राउड को भगा दिया, उसको डिस्पर्स करा दिया. एंड जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हमारी गवर्नमेंट बन रही थी, उनको सेव किया. 1796 में फिर जब डायरेक्टरी का रूल आया, तब ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन सब ने अटैक किया हुआ था फ्रांस के ऊपर. एंड फ्रांस ने काउंटर अटैक करने के लिए नेपोलियन के अंडर अपनी आर्मी को 1796 में वियना पे अटैक करने के लिए भेजा, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी. और वियना पे अटैक करने के लिए भेजा उन्हें इटली के थ्रू. यहाँ पे उन्होंने बैक टू बैक 4 ऑस्ट्रिया के बड़े बड़े जनरल्स को हराया, जिनके पास उनसे ज़्यादा सैनिक थे. एंड ऊपर से फ्रांस के जो सैनिक थे नेपोलियन के अंडर, उनके पास प्रोविजन भी नहीं थे. बहुत सारों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे. बट जैसे जैसे नेपोलियन आगे जाते गए और उन्हें हराते गए, वैसे वैसे इन सोल्जर्स का मोरल बढ़ता गया, बिकॉज नेपोलियन एकदम फ्रंट लाइन पे जाके लीड करते थे. एंड अपनी टैक्टिक्स का यूज़ करके वो पूरा वियना तक पहुंच गए. और वियना में उन्होंने फाइनली वहाँ पे ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो साइन करवाई 1797 में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना बंद कर दिया और ऑस्ट्रिया की बहुत सारी टेरिटरीज भी फ्रांस को मिल गई. इटली में भी नेपोलियन ने इटालियन रिपब्लिक की एस्टेब्लिशमेंट की और बहुत सारा इन लड़ाइयों से जो जीत के पैसा था, मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स, इन्होंने वापस फ्रांस में भेजा. अब ये बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस लड़ाई में कहीं जीत के आ रहा है और वहां से टेरिटरीज भी लेके आ रहा है और पैसे भी लेके आ रहा है. एंड इन विन्स की वजह से नेपोलियन बिकेम द हीरो इन द आइज ऑफ द पीपल. नेपोलियन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, वो लोगों के हीरो बन चुके थे. ऑस्ट्रिया के लड़ाई से बाहर हो जाने के बाद फ्रांस का एक सबसे बड़ा राइवल ब्रिटेन ही बचा था. पर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल आता है, जिसको फ्रांस क्रॉस नहीं कर सकता था क्योंकि इनकी नेवी बहुत ज़्यादा वीक थी एंड ब्रिटेन की नेवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी. ब्रिटेन का पूरा एम्पायर था, कॉलोनीज थी, वो अपनी नेवी के थ्रू ही उसको पूरे को कंट्रोल कर रहे थे. तो डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक थ्रू द इंग्लिश चैनल पॉसिबल नहीं था. तो नेपोलियन ने क्या टैक्टिक अपनाई? नेपोलियन ने कहा कि मैं ब्रिटेन को हर्ट करूंगा, इसके जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं, इसकी जो कॉलोनीज हैं, उनको हर्ट करके. तो एज अ रिजल्ट वो 1798 में इजिप्ट में चले गए और इजिप्ट को कैप्चर कर लिया. मगर इजिप्ट में जाके वो फंस गए क्योंकि ब्रिटेन के एडमिरल नेल्सन ने उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया. इजिप्ट में नेपोलियन ने काफ़ी अच्छे से रूल किया और वहाँ से उनके जो स्टोरी थी वो ग्रो करती है. अपनी जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसको वो फ्रांस में भी भेजते रहते थे ताकि फ्रांस में लोग उनको याद रखें. एंड फ्रांस के लोग, जैसे कि हमें पता है, रूल ऑफ डायरेक्टरी के रूल से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हो चुके थे. एंड ये एकदम परफेक्ट टाइम था नेपोलियन के लिए वापस आने का. 1799 में नेपोलियन इजिप्ट से वापस आए एंड वापस आके उन्होंने डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया एंड खुद को कॉन्सुलेट बना लिया. उन्होंने फ्रांस को एज अ कॉन्सुलेट 1799 से 1804 तक कॉन्सुलेट की तरह रूल किया. इस दौरान उन्होंने फ्रांस में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लेके आए, बिकॉज फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. तो फ्रांस को बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी. फ्रांस ने अच्छे से रूल भी नहीं देखा था. तो ये सारे रूल्स वो लेके आए अपने नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में. तो इनके बारे में देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने रूल एज अ कॉन्सुलेट के टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म किए. तो उन्होंने सेंट्रलाइज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया. टैक्स कलेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया. उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया. लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया. जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंदर डाला हुआ था उनको फ्री किया. फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए. फॉर एग्जाम्पल, करप्ट ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने पनिश किया. टैक्सेशन अच्छे से किया एंड बैंक ऑफ फ्रांस को एस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को लोन दे सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके फ्रांस की. देन उन्होंने सिविल वर्क्स भी किए.
हाईवे बनाए, ब्रिज बनाए, कैनाल्स इंप्रूव किए, वाटरवेज इंप्रूव किए, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इंक्रीज हो और ट्रेड वगैरह अच्छा हो। देन उन्होंने चर्च के साथ भी अपनी पीस बनाई, क्योंकि उनको पता था कि लोगों का चर्च में अभी भी विश्वास बहुत ज़्यादा है एंड वो चर्च के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा सकते। ही एक्सेप्टेड कैथोलिसिज्म एज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द नेशन, बट स्टेट को उन्होंने अभी भी सेक्युलर ही रखा, स्टेट को उन्होंने रिलीजन से ज्वाइन नहीं किया। एंड फाइनली नेपोलियन कॉड ऑफ 1804 है, ये नेपोलियन की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाती है एंड ये आज भी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बट एक प्रॉब्लम थी इस कोड के साथ, स्टेटस ऑफ वुमेन जो था वो धीरे धीरे नेपोलियन रिड्यूस करते गए। वुमेन को उन्होंने उतनी ज़्यादा फ्रीडम और उतनी ज़्यादा इक्वालिटी लिबर्टी नहीं दी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर क्या क्या काम किए। तो नेपोलियन ने इटालियन रिपब्लिक की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इटली इससे पहले छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था। इटली और जर्मनी दोनों ही छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। ये सारे किंगडम्स अपने अलग अलग रूल फॉलो करते थे। यहाँ पे टैक्स अलग अलग था। एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाने में टैरिफ बहुत ज़्यादा लगता था, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पाता लोगों के बीच में। ये सारे लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे थे बट फिर भी अलग अलग बिखरे हुए थे। नेपोलियन ने पहली बार इन लोगों को यूनाइट किया, एक कॉमन लॉ और कॉमन प्रिंसिपल्स के अंडर लेके आए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा थ्राइव की, इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट की एंड उन रूल्स की वजह से लोगों ने भी देखा कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं। एंड अपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड नेशनलिज्म के जो आइडिया थे, वो इनकी आर्मीज अपने साथ इन दूसरी कंट्रीज़ में भी लेके आई, जिसकी वजह से फाइनली 1870 में हम देखेंगे कि इटली और जर्मनी दोनों यूनिफाई हो जाते हैं एक नेशन के अंडर, जो कि पहले कभी नेशन नहीं थे बट अल्टीमेटली दे विल बी यूनाइटेड इनटू द नेशंस। बट नेपोलियन की एक कमी भी थी। नेपोलियन ने सेंसरशिप नहीं हटाई, उन्होंने सेंसरशिप और ज़्यादा बढ़ा दी। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस वगैरह, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसर्ड था, ऑलमोस्ट सप्रेस कर दिया था उनको। बुक्स हो गए, थिएटर हो गए, इनके लिए हर एक चीज़ के लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। तो फ्रांस के अंदर सारे सिविल वर्क्स ख़त्म करने के बाद, फ्रांस को थोड़ी अच्छी सी फुटिंग पर डालने के बाद 1804 में नेपोलियन ने खुद को डिक्लेयर कर लिया एम्परर नेपोलियन। कॉन्सुलेट की पोजीशन हटा दी एंड ही बिकेम द एम्परर। और एम्परर बनने के बाद अभी उन्होंने स्टार्ट किया अपने एम्पायर को बिल्ड करना एंड उसके लिए उन्होंने दूसरे जो अपने यूरोपियन नेशंस थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रांस का जो सबसे बड़ा राइवल था वो था इंग्लैंड, बट इंग्लैंड को फ्रांस अभी टच कर नहीं सकता था बिकॉज एडमिरल नेल्सन के अंडर जो ब्रिटेन की नेवी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड बैटल ऑफ ट्रफाल्गर भी हुई थी 1805 में, जिसने फ्रांस की नेवी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हरा दिया। तो इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड नेपोलियन ने फोकस किया कॉन्टिनेंट की तरफ एंड ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, जो कि तीनों अलायंस करके बैठे थे फ्रांस के अगेंस्ट, उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। 1805 में इन्होंने वियना को कैप्चर कर लिया और ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड फोर्सेस के अगेंस्ट बैटल लड़ी, विच इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्स, जिसमें इन दोनों को उन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया। इस वॉर के बाद ऑस्ट्रिया ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया नेपोलियन के सामने एंड जार जो थे, जार भी वापस रशिया में अंदर चले गए एंड प्रशिया जो बचा था, प्रशिया को धीरे धीरे एक एक करके बैटल हरा हरा के फाइनली 1806 में नेपोलियन ने बर्लिन को भी कैप्चर कर लिया। तो इन सारे कंट्रीज पे कब्जा करने के बाद नेपोलियन के पास अभी इंग्लैंड बचा था। इंग्लैंड को वो डायरेक्टली हरा नहीं सकता था, तो इंग्लैंड के ऊपर अभी उन्होंने कहा कि मैं इसको इकोनॉमिकली हार्म करूंगा। इंग्लैंड एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन था और उनकी जो इकोनॉमी थी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, वो यूरोपियन नेशन से बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। तो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की अपनी कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड पॉलिसी, जिसके तहत उन्होंने अपने अंडर जो भी सारे ये नेशंस आ रहे थे, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इटली, जर्मनी एंड इवन स्पेन, इन सबको मना कर दिया कि आप इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे। बट इसका सिर्फ इंग्लैंड को नुकसान नहीं हुआ, इसकी वजह से ये जो कंट्रीज थी जिन्होंने अभी नए नए इकोनॉमिक ग्रोथ देखना स्टार्ट किया था, ट्रेड रुकने की वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड की पॉलिसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इटली ने सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट किया, नेपोलियन ने इटली में जाके फिर से इटली को डिफीट किया। देन उसके बाद स्पेन, जो कि हमेशा से फ्रांस का एलाई रहा था, उसका दोस्त रहा था, स्पेन ने भी अपना ट्रेड स्टार्ट किया एंड एज अ रिजल्ट नेपोलियन ने स्पेन के राजा को वहाँ से हटा के
अपने खुद के रिश्तेदारों को वहाँ पे स्पेन का किंग बना दिया। ये बात स्पेन के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने नेपोलियन की फोर्सेस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, जिनको हम पेनिनसुलर वॉर्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके नेपोलियन का कंट्रोल इन सारी कंट्री से छूट रहा था और कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड भी सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे थे। 1812 में रशिया ने भी कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड पॉलिसी फॉलो करने से मना कर दिया एंड नेपोलियन ने फिर डिसाइड किया कि आई एम नाउ गोइंग टू इन्वेड रशिया। रशिया में वो अपने 6 लाख लोग लेके अंदर घुस गए। बट रशियंस क्या करते थे, रशियन का जो टेरेन था, रशियन का जो एरिया था, बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका था, बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन थी एंड रशियंस वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अडेप्ट कर रखा था। बट फ्रांस की आर्मी वहाँ पे रहने के लिए अडेप्ट नहीं कर पाई। एंड जैसे जैसे ये फ्रांस वाले रशिया में आगे बढ़ते गए, रशिया वालों ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। रशिया वाले करते क्या थे, रादर देन कि फ्रंट में आके लड़ने के, वो अपने जो मेजर टाउन होते थे उनको पूरा जला देते थे। उनके अंदर जो भी आपका खाने का मटेरियल है, जो कुछ भी है, वो जला के और पीछे हट जाते थे। फ्रांस की आर्मी जाके नई जगह को कैप्चर करती थी, बट देखती थी कि वहाँ पे ना खाने का सामान है, ना रहने की जगह है। यहाँ तक कि जब वो मॉस्को पहुँचे तो मॉस्को में भी रशियंस ने आग लगा दी थी। इस टाइम पे नेपोलियन ने डिसाइड किया रिट्रीट करने का, वापस जाने का। बट स्नो स्टॉर्म्स आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसका डिजास्टर और ज़्यादा बढ़ गया। एंड रशियन घुड़सवार जिनका नाम था कॉसैक्स, उन्होंने ये रिट्रीटिंग फ्रेंच आर्मी को, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा। बहुत सारे लोग मारे गए एंड बहुत सारे आर्मी को छोड़ के चले गए। एंड फाइनली फ्रांस की आर्मी, नेपोलियन जो अपनी 6 लाख की आर्मी लेके घुसा था, उसने उसमें से अपने 5 लाख लोग गंवा दिए। नेपोलियन की इस हार का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और स्वीडन की आर्मी फिर से इकट्ठा हुई और नेपोलियन को फाइनली बैटल ऑफ लिप्जिग में 1813 में हरा दिया और 1814 में पेरिस को कैप्चर कर लिया। नेपोलियन को अपनी थ्रोन छोड़नी पड़ी और उनको आइलैंड ऑफ एल्बा पे एग्जाइल के लिए भेज दिया गया। पुरानी जो फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी थी, उनके किंग लुई द 18th को किंग बना दिया गया फ्रांस का। पर क्योंकि नेपोलियन इतने ज़्यादा कैरिज्मेटिक थे और अपने सैनिकों में नेपोलियन की जो रिस्पेक्ट थी, उसकी वजह से वो आइलैंड ऑफ एल्बा से निकल गए और 1815 में वापस फ्रांस आए। उनको किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे, सारे के सारे जो सैनिक थे, वो अभी भी नेपोलियन को पूरे तरीके से सपोर्ट करते थे। एंड एज अ रिजल्ट जो किंग लुई द 18 थे, उनको फिर से थ्रोन छोड़ के भागना पड़ा एंड वो बेल्जियम में जाके छिप गए। पर क्योंकि नेपोलियन इतने ज़्यादा बड़ा खतरा थे और वो फिर से अगर थ्रोन पे आ गए, तो बाकी सारी कंट्रीज़ ने फिर से अलायंस बनाया और इकट्ठा होके 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली नेपोलियन को कंप्लीटली हरा दिया और उनको आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना पे भेज दिया, जहाँ पे वो 1821 में 5 मई 1821 को कैंसर से मर गए। तो नेपोलियन के हारने के कारणों को अगर हम एक बार समराइज करें, तो उनके मेन रीज़न यही थे कि ही वॉज वेरी ओवर एम्बिशियस। वो पूरे के पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। देन उनकी जो अपनी नेवी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड को कभी नहीं हरा पाए। देन उनकी कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड की पॉलिसी थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी फेलियर थी और फेलियर के अलावा वो बैकलैश भी कर गई। देन उन्होंने जो रशिया का इन्वेजन किया, उसमें उन्होंने अपनी आर्मी पूरी गंवा दी। एंड फाइनली बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज़ इकट्ठा मिलके एक कॉलिशन बनाया, जिसको फ्रांस अपोज ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया। इन सब की वजह से नेपोलियन एंड में हार गया। ये सारी की सारी पावर्स देन 1815 में मिली एंड 1815 में इन्होंने वियना कांग्रेस कंडक्ट किया, जिसके बारे में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव अ लाइक एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।